एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी को संध्या नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, अपनों के पास हैं, अपनों के साथ हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाने से बच रहे हैं। ये बात मैं आजकल अपने हर क्लास में कह रही हूँ और आपसे भी मैं वही कहूँगी कि थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, थोड़ा सा कि कहीं पे क्राउडी प्लेस हो। मुझे नहीं लगता, फिजिकली डैमेज तो होता ही होता है, साथ में विभिन्न विभिन्न प्रकार के विषाणु वायरस फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं। मोस्ट वेलकम रितेश जी, राम राम, स्वागत है। मेघवाल जी आ चुके हैं, फटाफट एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ ताकि एक आइडिया लग जाए। मॉक सेशन में ज्वाइन करने के लिए साथ बैठे हैं लाइव। मोस्ट वेलकम विपिन मौर्य, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। कपिल गौतम, स्वागत है आप सभी का। कपिल गौतम इज वेरी एक्टिव स्टूडेंट, नो डाउट. He joins me also in my YouTube sessions. Also, I have seen that he is also active in other YouTube live classes, also in app classes. ये पक्का सिलेक्शन लेके जाएगा। मजाक कर। मोस्ट वेलकम। फिलहाल मेरी ब्लेसिंग्स तो यही है। गौरव सिवाज जी, स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे लाइव देख रहे हैं, मोस्ट वेलकम यू ऑल। जी हाँ, पीकेश आ चुके हैं, पीकेश, निशांत सिंह, अंजलि शर्मा, रोहित कुमार, धीरज, आप लोगों के कमेंट, नीलम, मुकेश, संध्या नमस्कार सबको। तो सबके कमेंट आते हैं लेकिन एकदम से सबके आते हैं और फिर एकदम से लगता है अच्छा इतने बच्चे लाइव हैं। मोस्ट वेलकम। सुनील मैडम जी, आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट करवाते डाल दिया करो, करते हैं उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अरे डियर, आप बिलीव मानो, अगर हमने 40 या 50 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है वाईटी सेशन के लिए और उसमें मात्र हम हो सकता है 30-35 क्वेश्चन ही करवा पाए हों, तो हम कभी ये नहीं करते हैं कि 30-35 क्वेश्चन ही बाकी डिलीट करके और 30-35 क्वेश्चन, हम हमेशा पूरी पीडीएफ आपको देते हैं। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर हमने किसी कंटेंट पे काम किया है दोस्तों, भरोसा ही चीज होती है। और मैं वही कह सकती हूँ, इतनी क्लासेस के बाद अगर आप समझ पाए हो तो मैम अपनी तरफ से प्रैक्टिस मटेरियल में कमी नहीं रखती और बाकी भी एक्स्ट्रा मैं इकट्ठे क्वेश्चंस भी आपको डलवा दूँ। दिल मांगे मोर, हम काफी दिन बाद लाइव नहीं है, तुम काफी दिन बाद लाइव हो। कल कहाँ थे? पॉलीमर की पूरी क्लासेस खत्म हुई, आप कहाँ थे? विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम मॉक सेशन के माध्यम से चीजें जानेंगे कि जो जैसे आप लोग पॉलीमर जब हमसे पढ़ रहे थे तो हमसे पूछे पूछा कैसे जाएगा, ये पूछा कैसे जाएगा, चलिए देखते हैं। लेटेक्स किससे संबंधित है, ये प्रश्न कैसे कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, आज हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे, जल्दी से बताएंगे और थोड़ा सा ब्रीफ में आंसर देने की कोशिश करेगा। अंशुल कुमार नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। पढ़ना, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अंशुल कुमार, बताओ क्या कहना चाहते। अंशुल, क्लास में लाइव बने रहना, क्लास में अंत में मैं 10 मिनट देती हूं, आप सभी के क्वेश्चन आंसर का जवाब दें, क्योंकि बाकी सारे बच्चे बड़े एक्टिव बैठे हैं मॉक सेशन ज्वाइन करने। ठीक है अंशुल, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया। तो जरा देखो जल्दी से, लेटेक्स किससे संबंधित है? लेटेक्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू, तो ऑब्वियस सी बात है, लेटेक्स जो होता है वो रबड़ के पेड़ से निकलने वाला क्या पदार्थ होता है? दूधिया पदार्थ होता है, तो उसको हम लेटेक्स कहते हैं। ये नेचुरल रबड़ से संबंधित है। प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर बताइए, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ भाई। हाँ हाँ, तो याद रखेंगे प्राकृतिक रबड़ किसे कहते हैं? आइसोप्रीन के नाम से प्राकृतिक रबड़ को जाना जाता है। किसको? आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। हम सबको पता होना चाहिए कि आइसोप्रीन क्या होता है। ब्यूटाडाइन में जब एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा करा दिया जाता है? किसके द्वारा करा देते हैं? मिथाइल ग्रुप के द्वारा। तो कल भी हम आपसे क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन जिसमें ये क्या है? ये है ब्यूटाडाइन। इसमें अगर एक हाइड्रोजन यहां से सपोज हम क्या करवा देते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और यहां पर अगर एक साइड चेन जुड़ जाती है जिसको हम CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो इसे अब हम क्या बोल देते हैं? आइसोप्रीन बोल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। ठीक है, तो याद रखेंगे आइसोप्रीन का बहुलक होता है जिसे हम नेचुरल रबड़ कहते हैं। जयदीप मलिक जी, स्वागत है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। विच हाइड्रोकार्बन प्लेज मेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर? इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जिसको औद्योगिक
प्रयोग तो कहने के लिए कोई भी हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कौन सा सबसे ज्यादा फ्रेंडली है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बहुत जल्दी पॉलीमर यूनिट्स बना लेता है? तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बहुलकों के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करता है? तो हमने आपसे जितनी प्लास्टिक डिस्कस करी हैं उनमें कौन सा, जल्दी से बताओ। शाबाश, एग्जैक्टली तो याद रखेंगे एथिलीन इज द राइट आंसर। कौन सा हाइड्रोकार्बन? एग्जैक्टली सी इज द राइट आंसर। किस गैस को हम बोलते हैं? C2H4। इसे एथिलीन या एथीन के नाम से भी जाना जाता है। एथिलीन भी बोलते हैं और एथीन भी बोलते हैं, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसी का पॉलीमर क्या कहलाता है? पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन कहलाता है। और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए क्या, इसी एथिलीन में क्लोरीन अगर रिप्लेस कर जाए हाइड्रोजन से तो क्लोरोएथिलीन बन जाता है, जिसे हम पीवीसी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे ब्यूटाडाइन रबड़ में और एथिलीन आपको ध्यान रखनी है किसमें? प्लास्टिक्स में। बैकलाइट इज यूज्ड टू मेक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कि एक बार गर्म करने के बाद अपना सेट हो जाती है, स्थायी रूप धारण कर लेती है, और फिर अगर हल्का फुल्का अवसर बाहर से अगर गर्म करते हैं तो वो पिघलती नहीं है। तो बताओ इसके क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं, प्रेशर कुकर के हैंडल बनाने में यूज होता है, इंजन की कवरिंग बनाने में प्रयोग करते हैं, या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताओ। गोपाल गौतम मोस्ट वेलकम। हाँ जी, तो याद रखेंगे ऑल अबव इज द राइट आंसर। ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जो कि यूज करो तो गर्म होंगी ही होंगी। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। बैकलाइट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? बैकलाइट रेखीय बहुलक नहीं है। बैकलाइट जो है ये कोई लीनियर पॉलीमर नहीं है पीवीसी पॉलीथीन की तरह ना। तो ये कौन सा बहुलक है? ये संघनन बहुलक का उदाहरण है, एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। साथ ही साथ आपको और क्या ज्ञात होना चाहिए? ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन बहुलक होता है। अगला प्रश्न देखो, टेफ्लॉन इज द पॉलीमर ऑफ। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? डाइक्लोरोएथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, टेट्राक्लोरोएथिलीन का, या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताओ, जल्दी से। टेफ्लॉन इज द पॉलीमर ऑफ, द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन। अच्छा, सुनील कुमार कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर भी टिक करके फिर वो डलवा, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है सुनील, ओके। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो याद रखेंगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, मैंने आपको बताया था कि टेफ्लॉन एक्चुअली पॉलीमर है किसका? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। तो फिर जब पॉलीमर है तो फिर नाम हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो PTFE इज द अदर नेम ऑफ, तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन को हम टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर हेयर? इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होगा? तो एक्चुअली पॉलीमर सिर्फ लैब में ही निर्माण नहीं होता। पॉलीमर हमारा हर वो चीज जिसमें सिमिलर टाइप की यूनिट एक दूसरे से संगठित हैं, और जो रासायनिक प्रॉपर्टी एक सिंगल यूनिट की है वही सारी प्रॉपर्टी उसकी चेन यूनिट या कंबाइंड स्ट्रक्चर की है, तो वो सब बहुलक ही कहलाते हैं। तो स्टार्च ग्लूकोज का एक कंबाइंड रूप है, सेलुलोज, आइसोप्रीन, ये सभी आपके प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हो जाते हैं। तो ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। बैकेलाइट फिनॉल तथा किसके द्वारा बनता है? जल्दी से बताओ। एल्कोहल, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, या नन ऑफ दीज? गो विद राइट आंसर। जी हाँ, दिशांत धीर, हिमांशु, अंजलि शर्मा। तो बैकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन बहुलक होता है। ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन बहुलक का उदाहरण होता है। इसी प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर पॉलीमर? इनमें से कौन है जो कि रेखीय बहुलक नहीं है? इनमें से कौन है जो कि रेखीय बहुलक नहीं है? पॉलीथीन में एथिलीन यूनिट एक दूसरे से जुड़ती, लाइन वाइज जुड़ती हैं। पीवीसी में पॉलीक्लोरोएथिलीन जुड़ता चला जाता है, और टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन यूनिट आपस में जुड़ती। जबकि ये क्या है? इट में कंडेंसेशन होता है।
ये लीनियर टाइप में नहीं, ये कंबाइन रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो याद रखेंगे बेकेलाइट इज नॉट अ लीनियर पॉलीमर विच इज यूज्ड टू मेक द टूथ ब्रश। इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? टूथ ब्रशेस, नॉट ब्रश। ब्रश में नीचे प्लास्टिक वाला हिस्सा नहीं, जो ऊपर ब्रशेस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? जल्दी से बताओ कौशल कुमार, गौरव, इनमें से किसका प्रयोग टूथ ब्रश के निर्माण में होता है? एनीवन प्लीज? इनमें से किसका यूज टूथ ब्रश के निर्माण? रेयन, नायलॉन, सेल्यूलोज, एक्रिलिक फाइबर। रेयन, नायलॉन, सेल्यूलोज या एक्रिलिक फाइबर? एनीवन एल्स? संदीप भारद्वाज, अच्छा थैंक यू सो मच गोपाल गौतम। सिलेबस तो अभी तुम्हारा पॉल्यूशन बचा है, फ्यूअल्स बचे हैं, और क्या चीजें, गैसेस तो खैर हमने कराई थी। मोटे मोटे 2 टॉपिक तो बचे ही हैं, फ्यूअल, और फ्यूअल में ही हम तुम्हारे एक्सटिंग्विशर्स भी पढ़ाएंगे और पॉल्यूशन वाला। हाँ तो इधर सुनो, क्या यार तुम लोग ऐसे काम मत करो। नायलॉन से मिलकर बने होते हैं क्या? टूथब्रश। तुम नायलॉन समझो, प्लास्टिक वाली रस्सी देखी है, टूथब्रश देखे हैं, अब आप पहले उसको इमेजिन करो कि वो क्या चीज होती है। इसी प्रकार से उसी का थोड़ा हल्का पतला रूप होता है जो मोजे बनाने में यूज किया जाता है, सॉक्स बनते हैं नायलॉन के। तो नायलॉन के ही जो मोजे होते हैं वो अंगीठी में अगर बैठ के तुम तापोगे तो बेचारे छेद हो जाता है। हाँ मजाक की बात नहीं है। तो याद रखेंगे नायलॉन के मोजे, नायलॉन के बच्चों के या बड़ों के भी आजकल जैगिंग लेगिंग बिकती हैं, तो कपड़े बनते हैं। अब मैं क्या है बुकिश लैंग्वेज में क्या समझाऊं, लेगिंग बनती, लेकिन आप इसको सेंस में समझो, सॉक्स बनते हैं इसके, ठीक है। आजकल मार्केट में पैजामे वगैरह बिकते, इसके दिख सकते हो। रस्सियां खूब पूछी जाती हैं, रस्सियां प्लास्टिक की, जूट वाली रस्सी नहीं, प्लास्टिक वाली। ये सिर्फ कपड़ा ही सुखाने के काम आ सकती है, क्योंकि जब कोई भारी चीज चढ़ानी हो या फिर खुदाई चल रही हो समर की, तो खुद मजदूर कहता है कि प्लास्टिक वाली रस्सी से हाथ कट जाता है या प्लास्टिक वाली रस्सी फिसल जाती है हाथ पसीजने पर, है ना, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नायलॉन का यूज किया जाता है कहां का ऊपर? रस्सियां बनाने में, मछली पकड़ने का जाल बनाने में, मछली पकड़ने का जाल बनाने में। इसी मटेरियल के वो बनते थे क्या, आप भी देख सकते हो लोगों के यहाँ जो बास्केट लटकने वाली बनाई जाती हैं गांव वगैरह में, कि सब्जी को ऊपर कुंडे से लटका के। मेरी बात समझ रहे हो? इस मटेरियल को आपको इमेजिन करना है, बाकी डेली लाइफ है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। ओरलोन किससे संबंधित है? तो ओरलोन क्या होता है हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि असली चमड़े का मतलब है किसी जानवर की खाल, और कम से कम नहीं तो 5 से 6 हजार की मिनिमम जैकेट मिलेगी। हाँ बेल्ट 2000 से कम की, मतलब मैं क्या चीज समझाना चाहता, आप यहां पर मेरी बात समझिए कि अगर असली चीज के सहारे बैठे तो गरीब अपनी सर्दी कैसे मिटाएगा। तो आजकल ज्यादातर सिंथेटिक वूल का प्रयोग किया जाता है स्वेटर बनाने के लिए। मार्केट में जो आप 300, 400, 500, 1000 रुपए तक का भी अगर आप स्वेटर बिकता देख रहे हो तो वो नेचुरल ऊन नहीं हो सकती। नेचुरल ऊन का मतलब किसी जानवर के बाल, मतलब केराटिन प्रोटीन। आई बात समझ में? तो याद रखेंगे सिंथेटिक वूल, इसको हम ओरलोन के नाम से मार्केट में बिकता हुआ, हाँ सिंथेटिक वूल है ना, तो सिंथेटिक वूल को हम जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बुलेट प्रूफ विंडोज आर मेड बाय, बुलेट प्रूफ विंडो की बात कर रहा है, ना कि पहनने वाले कपड़े की, ये बात मैं पहले से बता दूं। तो बुलेट प्रूफ कांच बनानी हो, बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस बनाना हो, बुलेट प्रूफ, आपने जो Z+ सिक्योरिटी मिलती है प्रधानमंत्री को, आपने उनके आसपास जो लोग चलते देखते हैं आप, उनके हाथ में देखा होगा कि एक तो वो चश्मा काला जरूर लगा के रखते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसमें विशेष इस प्रकार की कांच होती है जिससे कि कोई व्यक्ति दूर दराज भी यदि बैठा है निशाना लगाए तो वो चीजें दिखती हैं। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ा मेन रीजन जो कि होता है कि हम तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन हम इधर देख रहे हैं, लेकिन हम देख तुम्हें रहे हैं, ये पता ना चले। तो सिक्योरिटी की निगाह किधर है, तुम्हारी ओर है या नहीं है,
इसे दिखाने के लिए। दूसरी बात, उनके हाथ में जो ब्रीफ केस टाइप का होता है वो ब्रीफ केस नहीं होता है, वो पॉलीकार्बोनेट से मिलकर बना हुआ कवच होता है कि सडन अगर हम कभी भी अपनी कार से उतरकर और लोगों से हाथ मिलाने लग गए तो वो व्यक्ति हमको कवर कर सके उस पॉलीकार्बोनेट के कवर के द्वारा। तो पॉलीकार्बोनेट का बना होता है बुलेट प्रूफ विंडो, बुलेट प्रूफ कांच, बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी मटेरियल, एनएसजी कमांडोज। एग्जैक्टली, मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो चश्मा लगाने का कारण यह है कि अगर हम सीधे, हमने काला चश्मा लगा रखा है लेकिन मुंह मेरा इधर है, डज नॉट मीन कि हम तुम्हें ही देख रहे, हो सकता है मैं ऐसे देख रहे हूं। आई मेरी बात समझ में? तो पॉलीकार्बोनेट का इस प्रकार से सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द श्रिंकलेस फाइबर। इनमें से किसको श्रिंकलेस फाइबर के रूप में यूज करते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी श्रिंकलेस फाइबर का। जो जिम में पहनने वाले कपड़े होते हैं उन पे तुमने कभी प्रेस करी है या किसी को प्रेस करते देखा है? वो ऐसा लगता है कि जैसे आम भाषा में बोल दें कि ऐसा लगता है कि पॉलिथीन से मिलकर, मतलब प्लास्टिक मटेरियल सा कुछ ऐसा है। तो भाई जो जिम वियर होते हैं, क्या, हाँ, तो इनमें से किसे सिकुड़न रहित रेशे के रूप में जाना जाता है? पॉलिएस्टर को जाना जाता है। पॉलिएस्टर के ज्यादातर जिम वियर बनाए जाते हैं, जिम में पहनने वाले कपड़े आदि बनते हैं। ट्रैक सूट बनाने में इसका यूज होता है, योगा सूट्स बनाने में इसका यूज होता है। अब आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? इसी पॉलिएस्टर का यूज कभी कभी रेन कोट बनाने में भी होता है, ठीक है? ऐसी जगहों पे इसका यूज होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर मेड अप ऑफ, तो बुलेट प्रूफ जैकेट किससे मिलकर बनी होती? रेयन से, नायलॉन से, टेरिकॉट से या पॉलिएस्टर से? तो याद रखेंगे नायलॉन की ही एक कैटेगरी होती है जिसे नायलॉन 66 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नायलॉन 66 के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्योलर कहते हैं, इसी का औद्योगिक नाम है जिसे क्योलर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में? क्योलर तो रटा होता है सबको, लेकिन क्योलर औद्योगिक नाम है, केमिकल नेम है नायलॉन 66। इसका हम जैकेट बनाने में यूज करते हैं। विच गैस इज यूज टू इंप्रूव द हार्डनेस ऑफ रबर? इनमें से कौन सी गैस है जो कि नेचुरल रबड़ को थोड़ा हार्ड बनाने में? भाई क्योंकि रबड़ के पेड़ से जो दूधिया पदार्थ निकला है, लेटेक्स जिसे हम बोल रहे हैं, वो दूध जैसा लिक्विड है, उसे कोगुलेट कैसे करोगे, स्कंदित कैसे करोगे? तो स्कंदन करना किसके द्वारा? क्या? हाँ, तो याद रखेंगे सल्फर के द्वारा इसे स्कंदित करते हैं और इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण भी बोलते हैं, और सल्फोनीकरण, सल्फोनाइजेशन, वल्कनाइजेशन बात एक ही है। तो वल्कनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? नेचुरल रबड़ का कोगुलेशन करते हैं, नेचुरल रबड़ को एज मच एज कोगुलेट करके उसको हार्ड करते हैं, रबड़ कोगुलेशन किया जाता है, ठीक है? याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द रेल नीर बॉटल्स? रेल नीर बॉटल किसकी बनती है? डिटेल में आंसर दीजिएगा, फुल फॉर्म भी बताइएगा, सब कुछ चाहिए मुझे आपसे। हाँ, गौरव सिवाच, पीकेश, हिमांशु वर्मा। इनमें से किसे रेल नीर की बोतलें बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जिसको हम बोल देते हैं PET, इसका मतलब है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, टेरेफ्थलेट। ये कौन सी वाली प्लास्टिक होती है? इसका प्रयोग सिर्फ रेल नीर की बोतलें बनाने में नहीं किया जाता है, इसका यूज हमने आपको बताया था कि डिस्पोजल ग्लास, भंडारे वाले ग्लास जो पिचका के पी के फेंक दिए, डिस्पोजल ग्लास, चम्मच आदि बनाने में किया जाता है। अब आप समझ चुके होंगे। पटपटी प्लास्टिक, आम भाषा में बोले पटर पटर होती है। तो वन टाइम यूज प्लास्टिक, इसको डिस्पोजल प्लास्टिक भी बोलते हैं, इसे वन टाइम यूज प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसमें किया जाता है। बाकी पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका पाइपिंग ऊपर से नीचे नाली बह के आएगी। पाइप कौन सा? पुराने जमाने चले गए जब सीमेंट के पाइप होते थे, अब पीवीसी पाइप की नालियां बनाई जाती हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये
पीवीसी का फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। और नीचे वाला दे रखा है TFE मतलब टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। आई बात समझ में? तो याद रखेंगे। फिलहाल यहां पे सही आंसर है आपका पेट प्लास्टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एम शेल। इसमें बढ़ेंगे, लेकिन जरा इसका हमें बताओ कि कौन सी प्लास्टिक है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बैन की गई है। आप में से कौन आंसर दे रहा है इसका? हिमांशी, दीक्षांत, धीर, पीकेश, गौरव, कौन बता रहा है? जल्दी से बताओ कौन सी प्लास्टिक है जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, कि भाई वन टाइम यूज कौन सी प्लास्टिक। आवाज आ रही है मेरी? तो थोड़ा जल्दी हाँ जी, वन टाइम यूज कौन सी प्लास्टिक है जो कि बैन है? हाँ क्या 120? व्हाट 120? अशोक कुमार बोले मैम 120। ओके, कौन सी प्लास्टिक बैन है 120 से कम? अच्छा, सौरभ फोगाट कह रहे हैं 120 से पतली प्लास्टिक। बिल्कुल समझ गए, एग्जैक्टली 120 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक अलाउ नहीं, ठीक है। ये पहले 50 माइक्रोन थी, धीरे धीरे 100 हुई और अब 120 तक हो चुकी। तो अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर 120 जो कि लीगली है, 120 अगर ऑप्शन में मिलता है तो जरूर टिक कर देना, लेकिन अगर 100 भी है तो वो मान्य होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे वन टाइम यूज प्लास्टिक जो कि बैन है वो कौन सी होती है? वो 120 माइक्रोन से कम की होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एम शेल। एम शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, हम सभी को पता होना चाहिए कि 2n² के बेस पर KLM, m के लिए n की वैल्यू हो गई 3, तो 2 और 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है। यहां से हमें चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं KLM, और ऐसी प्रकार से n के लिए निकालते तो n के लिए n की वैल्यू 4 रख देते। ओके, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जरा देखते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? आधुनिक परमाणु मॉडल किसकी देन है? आधुनिक परमाणु मॉडल किसकी देन है? क्या क्या जानते हैं आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में? क्या बताया गया है ऐसा स्पेशल खास? ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे 4 परमाणु मॉडल दिए गए हैं। पहला दिया गया है जे थॉमसन के द्वारा, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। दूसरा एटॉमिक मॉडल हमें दिया गया है रदरफोर्ड के द्वारा, जिसे सौर मंडल मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा एटॉमिक मॉडल हमें दिया गया है नील बोहर के द्वारा, जिसको हम क्वांटम एनर्जी लेवल जिसमें हम डिफाइन करते हैं। तो याद रखेंगे नील बोहर के परमाणु मॉडल के लिए विशेष रूप से जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट मॉडल विच इज बेस्ड अपॉन द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और इरविन श्रोडिंगर ने हमें आधुनिक परमाणु मॉडल दिया है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित है, और इन्होंने ही बताया है क्या, कि जो कक्षाएं होती हैं ये इनसे भी लोअर एनर्जी लेवल की उप कक्षाओं में या ऑर्बिटल्स में विभाजित होती हैं। तो जो SPDF में हम 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो याद रखेंगे ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के ही बेस पर बनाते हैं। हुज एटॉमिक मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। जल्दी से बताएंगे, लेकिन यहां पर ऑप्शन ही गलत है, माफी चाहूंगी दोस्तों। चौथा ऑप्शन हम तुम्हें दे देते हैं यहां पे, जे थॉमसन। तो प्लम पुडिंग मॉडल, विच एटॉमिक मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल? तो याद रखेंगे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल, ठीक है, या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। और वाटरमेलन मॉडल किस प्रैक्टिकल पे बेस्ड था ये आप हमें बताएंगे। ये तो चलो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये मॉडल किस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था? जल्दी से बताओ किस एक्सपेरिमेंट। शब्बान अली आंसर दो, ये किस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था ये मॉडल? उन्होंने कि परमाणु को तरबूज के रूप में देखने से पहले उन्होंने कोई प्रैक्टिकल किया था क्या? कोई प्रैक्टिकल है जो कि थॉमसन से रिलेटेड हो? याद रखेंगे प्रसिद्ध डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल, डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल। इसी प्रैक्टिकल में उन्होंने सबसे पहले
क्या देखा था इन्होंने? सबसे पहले ऋणावेशित कण, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों को किस रूप में इन्होंने देखा? कैथोड रेज के रूप में देखा था। तो याद रखेंगे द प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ एग्जैक्टली प्राची। तो याद रख, विद्युत विसर्जन, गौरव सिवाज, विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग, शाबाश। ऑलराइट, विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कैथोड की डिस्कवरी हुई थी इसमें, तो बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। CRT, आप अगर एस चांद की बुक उठा के, पब्लिकेशन का नाम है जो कि ज्यादातर CBSE बोर्ड स्कूल में चलती, तो याद रखेंगे उसमें सब में डिस्चार्ज ट्यूब तो नॉर्मली NCRT बोलती है, वो बोलते हैं CRT's एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि अगर CRT लिख दें वो आगे हो जाएगा सिंगल एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल विच इज न्यूट्रॉन लेस। इनमें से वंश नैन, बड़े दिन बाद, थैंक यू सो मच अंशुल, क्या आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जो कि न्यूट्रॉन विहीन है, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निकालते हम कैसे हैं, कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों पता है, तो अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दें तो क्या निकल आते हैं? न्यूट्रॉन। और जब हम हाइड्रोजन में ये चीज देखते हैं कि एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी R1 है इसका, तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे घटाने पर हमें न्यूट्रॉन के नाम पर मिलता है 0। तो यही कारण है कि इसमें एक फंडामेंटल पार्टिकल है ही नहीं इसके न्यूक्लियस में। तो याद रखेंगे कि इट इज द लाइटेस्ट गैस, ये बहुत हल्की गैस है, लाइटेस्ट गैस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और हाइड्रोजन से आज हमने कुछ और भी बताया था प्रैक्टिस सेशन में, कौन कौन मुझे बताएगा? हाइड्रोजन जब भी कभी जलता है एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस, दहन वाली गैस है। आपको पता होना चाहिए कि इसे आप लोग अक्सर की गर्म हवा के गुब्बारों में क्या भरते हैं, तो गर्म हवा के गुब्बारों में खाली हाइड्रोजन कभी नहीं भरेंगे, फटेगा, पक्का जलेगा। तो याद रखेंगे इट इज हाईली फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन, जो कि जब भी जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एज अ फ्यूल इसका दहन होता है, तो ये पूर्ण रूप से वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, ओनली वेपर रिलीज होती है। तो इट इज वेरी प्योर फ्यूल, एक बहुत शुद्धतम ईंधन कहलाता है, और सभी ईंधनों में इसका कैलोरी मान उच्चतम होता है, उच्चतम कैलोरी मान प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या है मैडम, इसे हम यूज क्यों नहीं करते? इसे हम यूज इसलिए नहीं करते हैं कि इसका भंडारण उतना आसान नहीं है, जैसे LPG के सिलेंडर हम लोग लादे लादे घूमते हैं ट्रकों में। LPG का सिलेंडर पता चला आंगन में रखा, वो धूप में रखा, जून में वो रखा, वो ऐसे नहीं होना चाहिए हाइड्रोजन के संग। प्रैक्टिकली मेरी बात समझना, हाइड्रोजन के संग, हाँ फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, हाइड्रोजन के संग दिक्कत क्या है? भंडारण की दिक्कत है। एक हल्की गैस है, जरा सा भी अगर सिलेंडर गर्म होता है तो ये बहुत तेजी से इसके मॉलिक्यूल्स प्रेशर क्रिएट करने लग जाते हैं उस बर्तन पे, उस सिलेंडर में जिसमें ये होती है। तो याद रखेंगे कि इसका भंडारण बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन ये बात भी सच है कि जितने भी हम स्पेस शिप लॉन्च करते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित जितनी खोजें होती हैं, सब उनमें सब में हाइड्रोजन, रॉकेट वगैरह सब में हाइड्रोजन यूज होता है। तो भविष्य का ईंधन जरूर कहा गया, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत से ऐसे अमेरिका में एज अ फ्यूल इसको यूज किया जा रहा है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, विच इज ऑल्सो इंडिया ही है भी इसका, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि ट्रकों में पता चला छोटा हाथी में उनने लाद लिए सिलेंडर, और सब गर्मी में धूप में लदे जा रहे हैं सड़कों पे। तो LPG इज डिफरेंट थिंग, बट दिस इज हाइड्रोजन। क्वेश्चन देखिए, सिंगल एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल विच इज न्यूट्रॉन लेस। आवर्त सारणी का ये अभी हमने बताया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन एटम, परमाणु में नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई है? हाँ प्राची, हाइड्रोजन के संग हीलियम फिल करके भरी जाती है ताकि वो अक्रिय मिक्सचर, वो फिर वैसा हो जाता है अक्रिय, रिएक्शनलेस। तो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो याद रखेंगे वैज्ञानिक थे जिनका नाम रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? प्रसिद्ध गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्योंकि दोस्त इसमें गोल्ड फॉयल का यूज हुआ था, तो लोग शॉर्टली इसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अन्यथा इसका नाम इन्होंने, साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया था?
तो याद रखेंगे उनके द्वारा जो नाम दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बोला था, कौन बताएगा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट। गौरव क्या आंसर क्या नाम होगा हिंदी में, बताओ गौरव? स्कैटरिंग इफेक्ट। गौरव गौरव बताएगा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताएगा। अच्छी बात है ना। दिक्कत तो पता है आजकल क्या है, इंग्लिश मीडियम वाला पूरी तरीके से इंग्लिश का भी नहीं रह जाता ना हिंदी, और हिंदी मीडियम वालों का भी यही हाल है, शुद्ध हिंदी भी उन्हें नहीं पढ़नी। तो याद रखेंगे इसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के नाम से हम जानते हैं, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है पिछली क्लासेस में कि प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा जैसे रेडियोधर्मी किरणों की बमबारी कराई गई थी गोल्ड फॉयल के ऊपर। व्हाई ओनली गोल्ड? कोई और धातु क्यों नहीं ले ली? बिकॉज गोल्ड का अपना कोई खास लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, धातु का अपना रिएक्टिव नेचर इस एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो प्लूटोनियम के द्वारा अल्फा कणों की बमबारी कराई, और इस तरफ इन्होंने किसका पर्दा यूज करा था? जिंक सल्फाइड का। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसके प्रतिदीप्तिशील पर्दे को या लेप को अक्सर विभिन्न इनमें से कौन सा लेप प्रतिदीप्तिशील होगा? जिंक नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, ऐसे देगा। तो जिंक सल्फाइड में बार बार इसलिए बोलती हूं क्योंकि इन्होंने AEJE वालों से पूछा था ये प्रश्न, SSC AEJE वालों से, उनका भी क्योंकि उसमें जूनियर इंजीनियर्स तो वो अच्छा खासा साइंस का लेवल आता है। जिंक सल्फाइड का पर्दा प्रतिदीप्तिशील होता है, इस पर अल्फा हो चाहे जितने भी चार्ज पार्टिकल कोई क्यों ना हो, तो जब टकराता है तो वो हिस्सा चमकता है। तो याद रखेंगे प्लूटोनियम से बमबारी कराई थी और ऐसा पाया इन्होंने कि जो भी अल्फा पार्टिकल सेंटर की ओर बढ़ता था वो आगे बढ़ ही नहीं पाता था, वो वापस फेंक दिया जाता था। और कुछ ऐसे भी थे जो कि कुछ स्थानों पर न्यूट्रलाइज हो जाते थे, आगे भी नहीं जाते थे। कुछ ही ऐसे थे जो कि गए और यहां पर चमके। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने पहली बार कहा था कि अल्फा कण क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये सारे के सारे जब जब सेंटर की ओर बढ़े हैं तो वहां से वापस फेंक दिए गए हैं, मतलब वहां पे जरूर कोई समान आवेश, सेम प्रेजेंट है चार्ज। अब दुनिया न्यूक्लियस जानती ही नहीं थी कि अच्छा सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। तब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कहा बिकॉज माई ऑल अल्फा पार्टिकल्स विच वॉज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि धनावेशित कण थे, केंद्र के द्वारा वापस फेंके गए हैं क्योंकि वहां एक प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है एक समान चार्ज की वजह से। तो याद रखेंगे रदरफोर्ड ने इसके बाद ही दिया है। रदरफोर्ड की किस किस एक्सपेरिमेंट को हमें ध्यान रखना है प्राची? रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, नाभिक की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और क्या ध्यान रखना है हमें इनका रदरफोर्ड का? ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी के जनक कहलाते हैं ये। साथ ही साथ इन्होंने प्रोटॉन शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। गोल्डस्टीन सिर्फ क्या बता के गए थे? गोल्डस्टीन के द्वारा धनावेशित किरणों के बारे में, मतलब जिनको एनोड रेज कहते हैं, इन्होंने ये तो बताया था, लेकिन कौन से वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं जो कि जब एक साथ एक किरण पुंज के रूप में चलते हैं तो वो एनोड रेज कहलाती हैं। तो उसका पार्टिकल को नाम प्रोटॉन सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो याद रखेंगे प्रोटॉन का नामकरण किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, वंशनैन। ओके, सुन ली बात हमने। व्हाट इज चार्ज ऑफ कैथोड रेज? कैथोड किरणों पर आवेश कितना होता है? तो मैं फिर से बता दूं, डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो सुना ही है। उसी प्रैक्टिकल को जब जे थॉमसन ने किया तो सीआरटी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। गोल्डस्टीन ने किया तो उसको हम नॉर्मली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि इसी कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल में किसकी डिस्कवरी हुई है? दो टाइप की रेज की डिस्कवरी हुई है। एक है कैथोड रेज, कैथोड किरणों के खोज करता है जे थॉमसन,
ये बाय नेचर नेगेटिव चार्ज होती हैं, और एनोड किरणें या जिनको हम कैनाल किरणों के नाम से भी जानते हैं, कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं, इनकी डिस्कवरी की गई है गोल्डस्टीन के द्वारा, और इसीलिए कह दिया जाता है प्रोटॉन के खोजकर्ता। ठीक है, तो याद रखेंगे व्हाट इज द चार्ज ऑफ कैथोड रेज, नेगेटिवली चार्ज्ड। व्हाट इज द चार्ज ऑफ कैनाल रेज या फिर एनोड रेज, तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। अच्छा चलो चंदू जी, ठीक है, ओके, ठीक है। एक आईडी है चंदू जहांगीर के नाम से, उनकी फरमाइश है कि मैम संडे को भी करिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये सोचा कि आप ही लोग ऐसा ना हो कि, क्योंकि एक आध बार मैंने संडे में क्लासेस आपके बैच में नहीं और बैचेस का बता, उसमें संडे वाले दिन बच्चे, हमें ऐसा लगा लाइव कम थे, संडे मना रहे थे, इसलिए नहीं लिया। मैंने कहा छोड़ो, यदि इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले ली जाएगी। और कोई बात, सौरभ फोगाट। चलिए दोस्तों, आपके 2 चैप्टर तो अभी सॉलिड बचे ही बचे हैं, कुछ वन लाइनर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी करवाऊंगी ऐप क्लासेस में। थैंक यू सो मच पीकेश, ठीक है, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मैं फिर से आपसे एक ही बात कह सकती हूँ, एग्जाम की लैंग्वेज टीपीओ और एडब्ल्यूए देखते हुए कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन सिलेबस कहाँ से लाओगे, 9, 10, 11। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मोहित, अपना ध्यान रखना, रात्रि पॉजिटिव रहिएगा, और कोई प्रश्न हो तो अभी आप बता सकते हो, आपको मैं 10 मिनट का टाइम देती हूँ। अंशुल कुमार, अच्छा ठीक है, तुम ही लोगों की बातें अलग अलग, देखो कोई कहता है संडे में लो, कोई कह रहा है मैम संडे मत लेना। चलो प्रैक्टिस सेशंस लगाइएगा अच्छे से। अंशुल तुम कुछ पूछ रहे थे, देखो पकड़, कुछ कह रहे थे अंशुल, तुम कह रहे थे मैम मेरा कमेंट पढ़िएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वीरेंद्र शेखावत, मैम इस वीक में सिलेबस कंप्लीट जाएगा क्या? वीरेंद्र, सिलेबस कंप्लीट होना, अब जैसे आईयूपीएससी का टॉपिक था, एक टारगेट लेके चल रही थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आईयूपीएससी मैक्सिमम 2 दिन लेगा, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि यार मेन चीज है स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन, तो हमने एक एक्स्ट्रा दिन दी। वीरेंद्र, अगर मेरी तरफ से पूछो तो जो 2 टॉपिक बता रही हूँ वो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं पहले से प्रिडिक्ट नहीं। ठीक है अशोक कुमार, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। प्राची एंड एवरीवन, पीकेश, मेघवाल जी, बहुत सारे चेहरे, अब तो मुझे नाम याद हो गए, कमेंट करो या ना करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।